नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं आज राजस्थान की, जहां की सियासत पर जैसे जैसे अब चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासत गरमाती जा रही है और नेताओं का एक दूसरे पर हमला जो है वो भी तेज होता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर राजस्थान में थे। उन्होंने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लूट की दुकान चलाई और इस दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी, जो चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। जमकर उन्होंने विपक्षी मोर्चे इंडिया का भी नाम लिया और उस पर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो वो विदेश जाकर भारत की निंदा करते क्या? अगर इन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते? प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज का मंत्र है, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया और तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री के कुछ बयान सुनवाते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत ने क्या पलटवार किया है वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस ने पानी का भी नुकसान किया और पैसे का भी नुकसान किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। और प्रधानमंत्री के इस हमले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाबी हमला भी दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री को लाल डायरी नहीं बल्कि महंगे लाल टमाटर और लाल सिलेंडर की बात करना चाहिए। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियाँ लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है।
तो किस तरह से राजस्थान की सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जब प्रधानमंत्री सीकर पहुंचे थे तो किस तरह से सीकर का जो महत्व है वो अलग महत्व है। जाट वोट बैंक पर भी दोनों पार्टियां जो है वो नज़र बनाए हुए। तो यहाँ पर आपको बताएं कि राजस्थान में जाट वोट बैंक जो है वो 9% है। निर्णायक भूमिका निभाते हैं जाट वोटर राजस्थान में, और ये जो जाट वोटर हैं इनमें किसानों की तादाद ज़्यादा है। अगर 2018 के चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में जाटों ने कांग्रेस का साथ दिया था, और राजस्थान जीतने के लिए जाट वोट बेहद जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में शेखावटी अंचल में 21 विधानसभा सीटें हैं, और बीजेपी की कोशिश यही है कि जाट लैंड जो है उसमें 2018 में जो वो काम नहीं आ पाई थी, इस बार जाट लैंड में वो वापसी करें। ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सवाल इंडिया का में आज हम यही पूछ रहे हैं कि राजस्थान में किसका साथ देंगे जाट वोटर। और यहाँ पर दूसरा सवाल इंडिया का में हम उठा रहे हैं कि क्या किसानों पर पकड़ मजबूत कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे, किसानों को जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी अब किसानों को अपने पक्ष में तेजी से करने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक उससे पहले जब आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे थे तो किस तरह से ट्वीट को लेकर भी एक जो मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर वहां पर पहुंचने को लेकर, उनके बयान को चलाने को लेकर जिस तरह से ट्विटर पर एक वॉर छिड़ी, वो भी आपको दिखाते हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट का संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत कराया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अभी भी मैं राजस्थान के हित में इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड में शामिल रहूंगा। आपके संज्ञान के लिए पूर्व में प्राप्त मिनट टू मिनट एक मेरे कार्यालय से भेजा गया पत्र साझा कर रहा हूं। तो यहाँ पर कई सारी बातें हुई, हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर हम पीएमओ की तरफ से भी यहाँ पर बयान आया था, यहाँ पर ट्वीट आया था। इसमें प्रधानमंत्री ने जब वो सीकर पहुंचे तो इस ट्वीट को लेकर उन्होंने भी जिक्र किया, और अशोक गहलोत की जो सेहत है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। वो बयान भी प्रधानमंत्री का सुनवाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश शर्मा और हर्षा कुमारी सिंह राजस्थान से जुड़ रही हैं। अखिलेश, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आज प्रोटोकॉल की बात की गई, संबोधन की बात की गई मुख्यमंत्री के, जो नहीं हो पाया उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी उस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो ये जो प्रोटोकॉल का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, उसकी बारीकी थोड़ा समझाते हुए इसकी राजनीति भी समझाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये वाकई में मुद्दा था। देखिए, मुद्दा इसलिए बना क्योंकि अशोक गहलोत ने सुबह सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, जो कि सरकारी कार्यक्रम है, इसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था। जो वक्ताओं की सूची थी उसमें उनका नाम उल्लेख किया गया था, लेकिन तब उन्हें लास्ट मोमेंट पर यह कहा गया कि आप इस सभा में नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो पैर की तकलीफ से जूझ रहे हैं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक ट्वीट करके सुबह हमला बोला, पीएमओ का भी उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद सरकारी सूत्रों की ओर से हमें ये जानकारी दी गई कि दो कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे थे, एक बीजेपी का कार्यक्रम था और एक सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित किया गया था, लेकिन चूंकि उनकी ओर से कहा गया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम के कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में जुड़ना ना तो प्रोसीजर का हिस्सा है, ना ही प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसीलिए जो है ये बात कही गई थी। बाद में जो ट्वीट अशोक गहलोत का था उसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के ट्विटर हैंडल से दिया गया
उसमें वही सारी बातें कही गई जिसका कि अभी आपने खुद पीएम मोदी के मुंह से सुना कि वो कह रहे थे कि हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी कई बार कार्यक्रम हुए हैं राजस्थान में सरकारी, जिसमें कि अशोक गहलोत शामिल हुए हैं, तो उन्हें इस कार्यक्रम में भी आना चाहिए था। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो आते तो अच्छा रहता। ये बात भी पीएमओ की ओर से इस ट्वीट के जरिए की गई। इसके बाद फिर से अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने वो पत्र दिखाया जो कि उर्वरक मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की ओर से लिखा गया था उन्हें, जिसमें कहा गया था कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होइए, और साथ ही वक्ताओं की सूची भी अशोक गहलोत ने ट्वीट की है जिसमें कि उनका नाम प्रमुखता से उल्लेखित है। तो ये सारा विवाद खड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि चुनावी साल है। अब से कुछ महीने बाद ही राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। आपने कुछ देर पहले पीएम मोदी का भाषण भी सुनवाया, उस पर अशोक गहलोत का जवाब भी हमने सुना। और जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक माहौल इतना गर्माएगा तो जो शासकीय कार्य होते हैं या जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जाहिर सी बात है कि वो भी इसकी चपेट में आती है। बने रहिए, यहाँ पर हर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, यहाँ पर सीकर के महत्व को भी हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि सीकर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, सीकर चुनने की वजह क्या कुछ रही और किस तरह से जाट वोट बैंक जो है वो दोनों पार्टी के लिए इतना ज्यादा अहमियत रखता है? देखिए, जाट वोट बैंक जो है बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये ऐसे ही कम्युनिटी है, समुदाय है जो एक तो किसान समुदाय है और दूसरा ये लोग ओबीसी से जुड़े हुए हैं। 9% है करीब हिस्सा आबादी का, और इन्होंने जब शिफ्टिंग वोट बैंक है, तो जो भी शिफ्टिंग वोट बैंक्स होते हैं उससे बहुत राजनीतिक फायदा उस टाइम पार्टी उठा सकती है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने जाटों को ओबीसी में आरक्षण देकर जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर था जाट, उसको उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया था और उस टाइम बीजेपी जीत के आई थी। इस बार अगर आप सीकर विधानसभा को देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि करीब 8 विधानसभा सीट्स में से 7 कांग्रेस के पास गई है और 1 निर्दलीय गया है, यानी कि बीजेपी अपना वहां पर खाता नहीं खोल पाई है विधानसभा इलेक्शन में। तो ज़रूरी है कि बीजेपी को ये समुदाय जो है, जो किसान खेती से जुड़ा हुआ समुदाय है, उसको अपनी तरफ आकर्षण करे। दूसरी जो बात आपने देखी कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर एग्ज़ाम पेपर लीक्स के बारे में बोला, और ये भी बोला क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना और एग्जामिनेशन पास करना और नौकरियों में जाना, ये भी बहुत बड़ा वहाँ पर प्रचलन रहता है उस एरिया में। तो ये सारी जो है इसलिए महत्वपूर्ण है। यूथ वोट को साधने की कोशिश की है, जाट समुदाय को वहाँ पर साधने की कोशिश की है, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो जाट वोट बैंक है वो दोबारा उनके तरफ रुख कर पाए। प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने इंडिया को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है जमकर। तो कहीं ना कहीं 2024 राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है वो तो है ही, लेकिन 2024 के लिए भी वो विपक्ष को लगातार निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अदिति, अगर आपने मंगलवार को देखा होगा तो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, मेरे पीछे संसद भवन आप देख रही हैं, यहीं पर इसके बगल में लाइब्रेरी में बैठक हुई थी, और यहाँ पर पीएम मोदी ने पहली बार जो नाम रखा गया है इंडिया, विपक्ष के ओर से अपने महागठबंधन का नाम, उसको लेकर के निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता है, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया आता है। तो इस तरह से लगातार उन्होंने हमला बोला है। कल भी जब वो ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने गए थे भारत मंडपम का, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो उनका तीसरा टर्म होगा उसमें भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो एक तरह से वो लगातार अब चुनावी मोड में आ चुके हैं, और जिस तरह से विपक्षी दलों ने यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर कि अगले सप्ताह चर्चा होने की संभावना है, जिसका जवाब पीएम मोदी देंगे। एक तरह से पीएम मोदी लगातार उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्षी हमला है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के उसको, उसकी धार को कुंद किया जाए। और चाहे आज का राजस्थान का उनका भाषण हो, चाहे संसदीय दल का भाषण हो, ये लगातार उस ओर इशारा करे कि न केवल वो विपक्ष को करारा हमला बोल रहे हैं, बल्कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी अपनी एक तरह से पूरी रणनीति वो बना चुके हैं, और उनके एजेंडे में सबसे ऊपर यही है कि विपक्ष जो है उस पर सबसे ज्यादा वार किया जाए। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए। ये वो बयान जो है जिस पर उन्होंने निशाना साधा है इंडिया पर, वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं हम। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया,
परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। तो एक टोन सेट करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। हर्षा, किस तरह से राजस्थान जो है हम देख रहे हैं कि अब इस वक्त बीच में आ गया है, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है उसमें मध्य प्रदेश रहेगा, राजस्थान रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा और राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। देखिए, उन्होंने जो राजस्थान में कहा है कि वो नहीं सहेगा राजस्थान वाला जो कैंपेन सितंबर में लॉन्च करने चाह रहे हैं सामूहिक नेतृत्व के बलबूते, तो उसमें एक कोई चेहरा नहीं रहेगा। उसका जो टोन और टेनर है वो आज आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने उससे शुरुआत की थी। उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर 4-5 मुद्दे बताए थे, जिसमें था कि भ्रष्टाचार, लाल डायरी को लेकर, दूसरा किसानों पर जो कर्ज है उसकी बात उन्होंने उठाई है। फिर उन्होंने कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, गैंग वॉर हो रही है और जो पेपर लीक्स हो रहे हैं इसको लेकर, और महिलाओं पर जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लगाया है। इसी नारे को लेकर भाजपा अब सितंबर में एक सामूहिक नेतृत्व का अभियान शुरू करने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, आपका भी और अखिलेश आपका भी। अभी तो जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे ये हमले, ये टिप्पणियां जो है और तीखी होती जाएंगी। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी यहां पर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं है। ईडी में यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईडी में क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं है, ईडी में बस एक ही योग्य अफसर है। ये सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है। एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ेगा, ये कोर्ट सवाल उठा रहा है। और जस्टिस गवई जो है उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊँगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा। दरअसल ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से केंद्र सरकार जो है उनकी तरफ से अपील की गई थी संजय मिश्रा के सेवा विस्तार के लिए, और उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। तो फिलहाल सवाल इंडिया का हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है उसका हम रुख कर रहे हैं। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का सेवा विस्तार जो है वो यहां पर मिल गया है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी यहां पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं कि क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं है, ईडी में बस एक ही योग्य अफसर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि एक अधिकारी के जाने से क्या इतना फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस गवई जो थे उन्होंने ये तक कहा कि अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार जो है उसने 15 अक्टूबर तक ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की बात यहाँ पर की थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, क्या कुछ हुआ यहाँ पर कोर्ट में, ये भी बताएं और फैसला भी बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। जी देखिए, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, करीब पौने घंटे से ज्यादा ये सुनवाई चली है। केंद्र सरकार ने एक अर्जी दाखिल की थी और मांग की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सेवा में बने रहने का आदेश 11 जुलाई को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे बढ़ा दिया जाए, उसमें संशोधन किया जाए और 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयासों को धक्का लगेगा, क्योंकि इन मुद्दों पर संजय मिश्रा की एक्सपर्टीज है और जो वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक सुधार की दिशा में हमारे देश की छवि को पट्टा लग सकता है अगर वो नहीं रहेंगे तो। क्योंकि ग्रे सूची में कई हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी है। उनके लिए 15 अक्टूबर तक विस्तार कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देश का सवाल है और ये मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि इसी से ऋण जो है यानी लोन वो भी तय होता है कि किस देश को कितना दिया जाए। और जो FATF की सिफारिशों पर जो अमल करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि क्या और कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है। अगर एक व्यक्ति ना हो तो क्या पूरा संस्थान इस तरह हो जाएगा? क्या एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ेगा? क्या अयोग्य लोग ईडी में है? ये तमाम बातें की गई। लेकिन
जो केंद्र सरकार थी वो लगातार ये कह रही थी कि असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पास एक्सपर्टीज है और वो 31 अक्टूबर तक उनका ये कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ किया कि हमने यही स्थिति को देखते हुए 11 जुलाई को 31 जुलाई तक का वक्त दिया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, प्रशांत भूषण दोनों ने विरोध किया कि इस तरीके से कार्यकाल विस्तार नहीं किया जा सकता, जबकि उनका कार्यकाल को विस्तार को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह अवैध घोषित किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद 15 अक्टूबर तक तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की को कुछ राहत दी है और 15 सितंबर की रात मध्य रात्रि तक उनको पद पर रहने की इजाजत दी है और साथ ही ये भी कह दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आशीष, अभिषेक मनु सिंघवी ने की तरफ से भी ये कहा गया कि ये लोग ऐसी छवि बना रहे हैं कि जैसे देश का जो भार है वो एक ही व्यक्ति पर है। देखो, सिंघवी कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों का देश है और ऐसे में किसी भी संस्थान में सक्षम अधिकारियों की कमी नहीं है। ईडी के जो ये डायरेक्टर हैं, इनके नीचे भी और भी अफसर हैं, मंत्रालयों की जानकारी रहती है, लेकिन यहाँ पे FAST के नाम पर सरकार मनमानी करने की कोशिश कर रही है और सरकार ने ऐसे सरकार बिहेव कर रही है जैसे एक ही अधिकारी के कंधे पर सारा बोझ है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये दलील सुन चुका था जब ये मेन केस की सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसने राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल एक बार फिर राहत मिल गई है 15 सितंबर तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक सेवा विस्तार यहां पर दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक का विस्तार मांगा था। हालांकि सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणी भी केंद्र सरकार को लेकर की है। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको हम लिए चल रहे हैं मणिपुर के एक ऐसे गांव में जहां पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। तोरबुंग गांव है ये, मणिपुर की पहाड़ियों से लगी इम्फाल घाटी के किनारे पर मौजूद तोरबुंग गांव ने जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से इतनी हिंसा देख ली है कि वहां पर लोग अब हताश हो चुके हैं। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने गांव की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। इस इलाके में लगातार गोलीबारी के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। गाँव के लोग रात में सो नहीं पाते क्योंकि रात ढलते ही फायरिंग की आवाजें आने लगती हैं और सुबह होने पर वो जाकर थमती हैं। NDTV ने तोरबुंग गांव में भारी गोलीबारी के बीच पूरी एक रात गुजारी है, ये जानने के लिए कि ये रात कितनी भारी रहती है इन लोगों पर और किस तरह से ये पिछले 2 महीनों से ज्यादा का वक्त काट रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मणिपुर के इन इलाकों में शाम ढलने का मतलब है रात की चुनौती के लिए तैयार होना, क्योंकि जल्द ही ये शांति गोलियों के शोर में खो जाएगी। अंधेरा घिरते ही पहली गोली चलने के साथ लाइट चली जाएगी। आप सुन सकते हैं पीछे बंदूक की आवाज आ रहा है, गोली चलने की आवाज आ रहे हैं। और मणिपुर के ऐसे गांव में जो इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के बॉर्डर इलाका में है, वहाँ पे हर रोज ऐसे गोली चलते हैं रात को। और यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पूरे रात जगे रहते हैं क्योंकि गोली चलते रहते हैं। आप अभी भी सुने, गोली चल रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले अपने गांव को डिफेंड करते हैं, रात भर गोली चलते रहते हैं। जैसे ही गोली चलते हैं, गांव के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो अलर्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी की जो समय है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा मणिपुर में ऐसे ही उन्होंने रात बिताए हैं। गोलियां चलते रहते हैं, वो घर के बाहर इस तरीके से अपने गांव में, घर के अंदर नहीं बट घर के बाहर गांव को गार्ड करते हुए रात बिताते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है TH मनिहार सिंह। TH? हाँ, मनिहार सिंह। मनिहार सिंह, हाँ जी। ठीक है सर, थोड़ा जोर से बोलिए सर। इधर हाँ। आप बताइए क्या कितनी ये जो गोली चल रहा है, हाँ, ये हर रात ऐसे ही चलते हैं? हर रात बस 3 तारीख से अभी तक यही सिचुएशन है। अभी तक अभी कोई कभी ज़्यादा भी आ जाता है,
2 दिन से पहले तो सारे बम इसी गांव में कम से कम 50 बम तक गिरा था। 50 गम में, हाँ 50 लगभग 50 है, इतना काउंट में गिनती तो किया ही नहीं है। बम का आवाज़ हमको पता ही नहीं चल रहा, सारे गांव इसी तरह हम लोग गुजरना पड़ता है। तो ऐसे गोली चलते रहते, ऐसे गोली वो लोग मारते रहते। और महिलाएं ऐसे बाहर रास्ते में? हाँ, महिलाएं सेफ्टी वाला जगह, मतलब ये थोड़ा डाउन पर है, इसी तरह रहना पड़ता है हम लोग को। और ये आप बोल रहे 2 महीने से यही आपका रूटीन है? हाँ, ये रूटीन है। कब तक ऐसे चलेगा? ये कब तक चलेगा, ये तो सरकार को ऊपर में है। सरकार ने क्या कंप्रोमाइज़ करना है, क्या नहीं करना है, हम पता नहीं चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इतना हमारा ऊपर में नज़र नहीं डाल रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन भेजा है, पुलिस तो आर्मी भी है। मैडम, आपका नाम? थुकचोम सना जाओगी चन्नू। अच्छा, इस तरीके से कितने रात आप लोग ऐसे सो रहे हैं बाहर रास्ते पे ऐसे? सिर्फ वो मच्छर का धूप लेके मैं देख रहा हूँ सब लोग, सारे गांव के महिलाएं ऐसे ही सो रहे हैं रास्ते पे? बहुत दिनों से। नहीं, क्यों सो रहे ऐसे क्यों सो रहे हैं? हम भी वो लड़का लोग रहते हैं ना, उसकी तरह हम भी रह रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए। डर लगता है ऐसे गोली चलता है? बहुत डरता है, बहुत ज्यादा। कैसे, कितने दिन ऐसे चलेगा आप लोगों का? पता नहीं, खत्म तो जल्दी होना चाहिए ना। हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे? हम भी डरते हैं, तो क्या करें? तो डरते हैं इसलिए ऐसे बहुत डरते हैं। ठीक है, खत्म करने के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए ना, तो जल्दी कीजिए। हम लोग बहुत डरते हैं ऐसे, देखिए ना आप लोगों को भी। हम लोग क्या करें, छोटा छोटा बच्चा भी है, तो क्या करें? हम ऐसे ही रहते हैं रात को, दिन में तो थोड़ा, तो रात को तो देखिए ना आप लोगों भी ऐसे ही रहते हैं। तो बुरे भी है तो हम लोगों भी है, तो ऐसे 2 गोली की आवाज़ से तो बम भी है, तो हम लोग क्या करें? जाए तो कहाँ जाए? एक्चुअली ये पार्ट, जैसे हम रात को गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो रास्ते पे हमें यही दृश्य दिखते हैं। लोग अपने घर के बाहर, घर में नहीं सोए हैं, बाहर सोए हैं, क्योंकि गोली चलने की आवाज़ अभी भी है और लोगों का डर ये है कि गोली इस तरफ भी आ सकते हैं, तो वो तैयार रहते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। हम अभी इस गांव में पहुंचे हैं और रात का 12 बज रहे हैं। अभी भी गोली चलने की आवाज़ आ रहे हैं। 7.62 LMG, 51 mm मोटर और असॉल्ट राइफल्स की आवाज़ आ रहे हैं। और इस वक्त हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करेंगे। वो अभी घर पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे क्यों घर पे नहीं रह रहे। आप बताइए, घर पे आप क्यों नहीं रह रहे हैं? घर पे सर इसलिए नहीं रह रहा है, शुरू में मतलब पहले फायरिंग तो बहुत बार चल चुका है शुरू से, तो पहले इनका बम नहीं आता था। आजकल बम जो है बार बार इन लोग हमारा तरफ फेंक रहा है, इतना दूर मतलब आ रहा है, इसलिए बम ने हमारा घर में रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने फैमिली को, छोटा बच्चा लोग को मैंने इसमें एक बंकर टाइप से बना के रखा है। उसमें रहने से मतलब फैमिली बच्चा अगर सेफ हो सके, इसलिए मैंने वहाँ पे बना के रखा है। अभी खबर मिला है कि यहाँ से कुछ दूर ये जो बॉम्ब या गोली चल रहे हैं उसमें किसी का जान जाने की आशंका है, तो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बमबारी हो रही है और लोग घायल हो गए हैं। हमने उनकी बात मान ली। आज की रात शाम के 7 बजे से रात के 1 बज रहे हैं, पूरा समय गोली, बॉम्ब और बंदूक चलने की आवाज़ आए हैं। यहाँ पे बंदूक चल रहे हैं, स्थिति बिल्कुल सुधारे नहीं है। इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के जो सटे हुए इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे गोली चलने की और बम गिरने की संभावना है, इसीलिए लोग रात भर जागे रहते हैं। लेकिन जो गांव के रहवासी अपने गांव को बचाने के लिए ऐसे जागते हैं, रात भर जागते हैं, उनके मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब तक रहेगी
और स्थिति में सुधार कब आएगी। सुबह की 4:30 बज रहे हैं। हम इस गांव में पूरे रात बिताए हैं और आज सुबह भी वही कहानी है। पूरे रात गोली चले हैं, बम गिरे हैं और गोली चलने की आवाज जो गांव के रहवासी है उनको जगा कर रखे हैं। पूरी रात वो अपने गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे जाग कर। और यही कहानी है लगभग हर गांव में जो इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ से सटे हुए हैं। रात भर जगे रहना ताकि किसी की जान ना जाए गोली से, बम से। और यही करीब करीब 3 महीने से चल रहा है। गांव के रहवासी पूछ रहे हैं कब तक ये हालत रहेगी। कल रात को आपने जो बम, जो गोली की आवाज सुने थे वो यहां बम गिरे थे। आपको आज सुबह हम दिखा रहे हैं। देखिए यहां से जो रूफ है वहां से बम आए नीचे और फिर यहां पे गिरे। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से एक होल बन चुका है ग्राउंड में बम गिरने से। और फिर ये जो सारे छोटे छोटे जो ये होल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे श्रैपनल से हुए हैं। और यहां पे जो एक इंसान वहां पे थे उनको जख्मी भी आए हैं। और यही स्थिति है मणिपुर की। बम चलते हैं रात को, गोली चलते हैं, बम गिरते हैं और लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पूरा रात जगे रहना पड़ता है और लोगों के मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब खत्म होगा, कब शांति वापस आएगा, कब ये बम गिरना और ये गोली चलना खत्म होगा। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर पलनाडु में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। दोनों ओर से पथराव भी किया गया है। दोनों जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे टीडीपी के जो समर्थक है, दोनों ओर से एक दूसरे पर पथराव यहां पर किया गया है। टीडीपी समर्थक जो हैं अपने नेता पर लगाए गए आरोपों के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था तभी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और दोनों ये जो पक्ष हैं ये आमने सामने यहाँ पर आ गए हैं। और इस तरह की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पैदा हुई है, जिसके चलते अच्छा खासा तनाव जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर का। उमा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पलनाडु में अच्छा खासा तनाव जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? सुनाई नहीं पड़ा आपका प्रश्न, जरा आप दोहरा सकते हैं? जी उमा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के समर्थक आपस में भिड़े हैं। क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव इसलिए शुरू हुआ कि वहां पे एक रैली कर रहे थे तेलुगु देशम के लोग, क्योंकि विनुकोंडा के जो विधायक हैं उनका कहना था कि उनके विधायक के खिलाफ, उनके लीडर के खिलाफ कुछ फर्जी केस लगाए गए हैं पुलिस द्वारा। और उनका कहना है कि इसमें राजनीतिक मोटिव है और इसी वजह से वो वहां से रैली निकाल रहे थे। तब उनके आमने सामने वाईएसआरसीपी के भी लोग आए और उन दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया और स्टोन पेल्टिंग हुआ, पथराव हुआ। और उसके बाद इतना मामला बिगड़ गया कि वहाँ के जो लोकल सीआई है उन्होंने अपने गन निकाला और कहा कि जब तक हम फायरिंग आप शांत नहीं हो जाएंगे नहीं तो फायरिंग मैं ओपन कर दूंगा। इसीलिए धमकाने के लिए भी उन्होंने फायर किया, राउंड एक फायर किया एक एयर में। और उसके बाद अब मामला लग रहा है कि तनाव वहां पर अभी पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि दोनों जो फैक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं। बिल्कुल। तो क्या उमा, उस वक्त स्थिति क्या अब काबू में आ पाई है? अब सब बेहतर है वहां पर? अभी के लिए तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम के बीच जो एक तरह का की जो राजनीतिक लड़ाई होती है वो न सिर्फ रोड पे जैसे आज हमने देखा, उसके अलावा सोशल मीडिया देखिए, कहीं पे भी मीटिंग देखिए, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही एक शार्प अटैक रहता है, बहुत कॉस्टिक अटैक रहता है। और दोनों के एलिगेशन
एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ऐसे बिटर रहते हैं, और उसकी वजह से भी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो विलेजेस या टाउन्स हैं वहाँ पे एक तरफ के लोग और दूसरे तरफ के लोग ऑलमोस्ट एज दो दे वांट एक दूसरे से वो बात भी नहीं करेंगे या फिर मिलेंगे जुलेंगे नहीं। एक तरह से ये कास्ट लाइंस पे भी डिवाइडेड है, क्योंकि एक पार्टी को जैसे वाईएसआरसीपी को रेड्डी समुदाय के साथ माना जाता है, और जो तेलुगु देशम की पार्टी है उसको कम्मा समुदाय के साथ कहा जाता है, और जो समर्थक इनके हैं वो भी कास्ट लाइंस में एक तरह से डिवाइडेड है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये पलनाडु की तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति जिस तरह से उमा बता रही है कि अभी काबू में आ गई है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के समर्थक यहाँ आमने सामने आ गए थे और उस वक्त काफी तनाव यहाँ पर हो गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में कहा कि पायरेसी कंटेंट से लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स के कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसे सजा दी जाएगी। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। मकसद यहां घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और दाम पर काबू पाना था, लेकिन इसका असर ये दिख रहा है कि अमेरिका की दुकानों में चावल को लेकर भगदड़ मची हुई है। दुकानें अब बोर्ड लगा रही हैं कि एक परिवार को एक ही बैग चावल मिलेगा। इसके अलावा दुनिया भर में महंगाई दर बढ़ने का खतरा भी है। इसकी वजह क्या है, बता रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। एशिया में चावल के दाम जो हैं वो 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये तब हुआ जब भारत ने नॉन बासमती चावल की निर्यात पर रोक लगा दी। थाई वाइट राइस जो हैं उनके दाम अब अप्रैल 2020 की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जब उस वक्त याद रखिए दाम थे $572 प्रति टन। उस लेवल पर दाम पहुंच गए हैं थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने नॉन बासमती चावल की निर्यात पर रोक क्यों लगा दी है, तो कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अनुसार ये कदम इसलिए लिया जा रहा है ताकि भारत में चावल की कमी जो है उसको वो ना हो अब, और जो दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं रिटेल मार्केट में उस पर काबू किया जा सके। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस कदम से भारत में चावल का जो है सप्लाई और जो दाम जो हैं, बढ़ते दाम जो हैं, उन दोनों में ही सुधार आएगा। अब सरकार की नोटिफिकेशन ने ये भी कहा है कि सरकार कुछ एक्सपोर्ट के लिए अनुमति देगी ताकि जो बाकी देशों की फूड सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं अभी से, जैसे कि हमने देखा विदेश में घबराहट में खरीदारी हो रही है। राशन की दुकानों में जो है चावल की खरीदारी पर लिमिट भी लगाई जा रही है। अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन दिनों उनका एक बयान जो है वो अब वायरल हो रहा है और उस पर काफी कुछ कहा जा रहा है। दरअसल उन्होंने भारत पाकिस्तान के लिए कहा कि दोनों तरफ उतना ही प्यार है और ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरत पैदा करता है। जनता झगड़ा नहीं चाहती। बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़ें, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। तो सवाल इंडिया का में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।